स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आज हम लोग एनटीए द्वारा जो दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम लिया गया था नेट का, उस शिफ्ट का आज हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे। तो ये पेपर हिंदी की है, हिंदी दिसंबर 2023 शिफ्ट वाली। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर मेरा पढ़ाना आप लोगों को पसंद आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कौन से टॉपिक्स पे आपको क्या परेशानी है मैं उससे भी क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो आज मैं यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ कि 50 प्रश्न जो 51 से ये शुरू है, क्योंकि 50 प्रश्न जो है वो पेपर 1 के थे, 51 से पेपर 2 के प्रश्न शुरू हुए थे। तो ये पेपर 2 हिंदी के प्रश्न है। तो चलिए आज हम लोग दिसंबर 2023 के प्रश्नों को व्याख्या सहित देखते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित काव्य संकलनों में राम कुमार वर्मा कृत काव्य संकलन है। अब ऑप्शन देखिए, एकांत संगीत, अंजलि, सतरंगिनी, चित्ररेखा, एकलव्य। तो आप लोगों को एक ऑप्शन यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा होगा कि चित्ररेखा। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि चित्ररेखा तो भगवती चरण वर्मा की रचना है। तो भगवती चरण वर्मा की वो जो रचना है वो उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है उनकी। और यहाँ पे जो है वो काव्य पूछा गया है। तो ये काव्य है। थोड़ा सा लिखने में परेशानी हो रही है, तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये उपन्यास है। तो ये उपन्यास भगवती चरण वर्मा की है, लेकिन राम कुमार वर्मा की ये काव्य कृति है। इसीलिए ऐसा ना हो कि इस ऑप्शन को देख के आप लोग समझे कि ये तो है ही नहीं और कट कर दे। तो ये ऑप्शन कट मत कीजिएगा, क्योंकि एनटीए ने आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा ऑप्शन डाला है ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। तो यहाँ पे चित्ररेखा तो होगा, क्योंकि वो उपन्यास नहीं, यहाँ पे काव्य है, तो चित्ररेखा तो होना ही है। तो डी ऑप्शन है जहाँ, वो तो सही होगा। तो ये पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें डी ऑप्शन नहीं है। और अब हम देखते हैं कि एकांत संगीत जो है वो हरिवंश राय बच्चन जी की है। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की। हरिवंश राय बच्चन जी की है। और ये सतरंगिनी भी हरिवंश राय बच्चन जी की ही है। तो आप लोगों को ये समझ आ गया कि ये दोनों रचनाएं तो हरिवंश राय बच्चन जी की है, तो ये तो गलत होनी है। तो अब ऑप्शन ए और सी देख लीजिए कहाँ है। तो इसमें ए सी था, तो ये तो गलत हो गया पहले ही। अब ऑप्शन सी इसमें भी आपको मिल रहा है, और ऑप्शन सी इसमें भी आपको मिल रहा है, तो ये दोनों भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो ये देखिए 52 नंबर प्रश्न, इसमें पूछा गया है एक कहानी यह भी से। तो आप लोगों को पता होगा कि एक कहानी यह भी मनु भंडारी की है। एक कहानी यह भी किसकी है? मनु भंडारी की है। मनु भंडारी की ये क्या है? एक कहानी यह भी मनु भंडारी की कहानी है, जो कि मनु भंडारी की रचना जो लगी हुई है वो अन्य गद्य विधा में है। ये मनु भंडारी की है। मनु भंडारी ने इस एक कहानी यह भी जो कहानी है उसे आत्मकथात्मक कहानी 2007 के रूप में लिखा, और इसमें भावनात्मक प्लस संसारिक जीवन की कथा यात्रा इसमें दिखाई गई है। इसमें इन्होंने अपने पति राजेंद्र यादव की भी चर्चा की है, इन्होंने अपने बचपन के विषय में भी चर्चा की है, इन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान इन्होंने क्या सहयोग दिया है उसके विषय में भी चर्चा की गई है इसमें। लेकिन यहाँ पे वो सब नहीं है, यहाँ पे जो पूछा गया हम लोग उस पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बेलछी की घटना ने मनु जी को महाभोज उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया। दूसरा उपन्यास है आपका बंटी, कड़ियों में ही लिखा गया और कड़ियों में ही धर्मयुग में छपता रहा। तीसरा ऑप्शन है 1 इंच मुस्कान, मूलतः राजेंद्र यादव द्वारा लिखित उपन्यास है। चौथा है महाभोज का पहला नाट्य रूपांतर आलम अल्लाना ने किया।
5वां अक्षर प्रकाशन से राजेंद्र यादव के संपदा में हंस का पहला अंक अगस्त सन 86 में प्रकाशित हुआ। तो एक ऑप्शन मेरे को खटक रहा है यहाँ पे, ये 1 इंच मुस्कान मूलतः राजेंद्र यादव द्वारा लिखी गई है। तो नहीं, 1 इंच मुस्कान को राजेंद्र यादव प्लस मनु भंडारी दोनों ने लिखा है, दोनों ने मिल के लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी तो हमारा गया, क्योंकि केवल राजेंद्र यादव ने नहीं लिखा है। तो सी कहाँ है? यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे सी है। तो इन तीनों को तो हम लोग ऐसे ही गलत कर देंगे। तो ऑप्शन हम लोग को क्या मिल गया? आंसर नंबर 2 मिल गया। तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि कैसे एलिमिनेट करते हैं एग्ज़ाम हॉल में, बिना पैनिक हुए कैसे चीज़ों को समझते हैं। एक बार ऊपर से पढ़ लेना है, फिर उसके बाद कोई भी एक ऑप्शन आपको गलत लग रहा है तो उसको एलिमिनेट कर दीजिए। और देखिए कौन कौन से ऑप्शन कट रहे हैं। तो अगर हम सिर्फ सी को एलिमिनेट कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे तीनों ऑप्शन कट गए। तो आंसर नंबर 2 ही हमारा सही होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 में है कि सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में पात्रों के नाम है और सूची 2 में संवाद है। तो ये किस नाटक से है? ये है हमारा स्कंदगुप्त नाटक से। स्कंदगुप्त में धातुसेन, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, पर्णदत्त आते हैं। स्कंदगुप्त नाटक के नायक हैं। स्कंदगुप्त जो नाटक है वो 1928 में प्रकाशित हुई थी, 1928 में। और इसमें 5 अंक है टोटल। और जो पर्णदत्त होते हैं वो स्कंदगुप्त के बहुत ही ज़्यादा सहयोग में होते हैं। ये वृद्ध होते हैं लेकिन स्कंदगुप्त के सहयोग में होते हैं। तो चलिए हम लोग ये धातुसेन जो होते हैं वो सिंघल के राजकुमार होते हैं। धातुसेन जो होते हैं वो सिंघल के राजकुमार होते हैं और कुमारगुप्त जो होते हैं वो मगध के सम्राट होते हैं। तो इनके संवादों को मिलाना है हमें। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है एग्ज़ाम में, क्योंकि संवाद एक संवाद तो याद होता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे किसे सही किया जाए। तो चलिए हम लोग पहले पढ़ते हैं कि कौन सा संवाद किसका हो सकता है। तो पहला धातुसेन। अब पहले ये पढ़ लेते हैं। राष्ट्र नीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। दूसरा, हृदय की बातों को राजनीति भाषा में व्यक्त करना चक्र नहीं जानता। युद्ध तो करना ही पड़ता है, अति सत्ता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। यदि राक्षस कोई था तो विभीषण था और बंदरों में भी एक सुग्रीव हो गया। तो आप लोगों को थोड़ा तो डिफ़िकल्टी लगेगा, लेकिन देखिए यहाँ पे जो धातुसेन है उनका जो संवाद है वो ये है, क्योंकि धातुसेन जो थे वो सिंघल यानी कि श्रीलंका। तो श्रीलंका में विभीषण ने जो रावण के साथ किया, तो वैसा एग्जाम्पल कौन दे सकता है? तो केवल और केवल धातुसेन ही दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने श्रीलंका के तो महाराज अभी भी रावण को ही माना जाता है ना। तो इसलिए ऐसा एग्जाम्पल यही दे सकते हैं, ऐसा संवाद इन्हीं का हो सकता है। तो ए का 4 हम लोग देखेंगे। तो ए का 4 3 में है, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें ए का 4 है ही नहीं। अब दूसरा देखते हैं बी, कुमारगुप्त का संवाद 3 नंबर है। युद्ध तो करना ही पड़ता है, अति सत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। कुमारगुप्त कौन है? मगध का सम्राट है। तो वो युद्ध करेगा तभी तो उसकी सत्ता बनी रहेगी, इसीलिए उसका संवाद यही हो सकता है। तो अंदाज़ा भी वहाँ लगाना पड़ता है, आपको सारे संवाद तो याद रहेंगे नहीं। तो कुमारगुप्त का ये संवाद हो सकता है, तो हम लोग इसको मान के चलते हैं। तो अब देखिए बी का 3 किसी में है, तो बी का 3 किसी में भी नहीं है। तो ये भी गलत हो गया हमारा, ये भी गलत हो गया। तो सही कौन हुआ हमारा? ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरीके से वहाँ पे पता लगाया जाता है एग्ज़ाम में। टाइम टेकिंग बहुत होता है, लेकिन हम लोगों को टाइम बचाने के लिए इस तरीके से करना पड़ता है। तो इसका ऑप्शन तो हम लोग ऐसे ही ढूंढ लिए, पता चल गया। अब सी का 2 होगा, हृदय की बातों को राजनीति भाषा में व्यक्त करना चक्र नहीं जानता। क्योंकि ये जो स्कंदगुप्त है उन्होंने ना कभी भी सत्ता के प्रति लोभ नहीं दिखाया, तो इसलिए वो इस तरीके की ही बातें करेंगे
ये समझ आ जाता है। और जो आखिरी पंडित बचे हैं वो ये कह देंगे, क्योंकि वो बहुत वृद्ध हैं और वो चाहते हैं कि स्कंदगुप्त राजा बने, लेकिन जो कुमारगुप्त हैं, सत्ता पे हैं, वो नहीं चाहते ऐसा। आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ आ रही होंगी, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कैसे एलिमिनेट किया जाता है प्रश्नों को एग्ज़ाम में। आप लोगों को समझ आ रहा होगा। मुझे थोड़ा लिखने में परेशानी हो रही है, इसलिए मैं लिख नहीं पा रही हूँ, लेकिन जितना हो सकता है मैं मुंह से ही बोल के समझा दे रही हूँ। अब प्रश्न संख्या 54। तो इसमें दो कथन कारण मतलब कथन दिए गए हैं, आपको उसमें से सही बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए, पहले हम लोग पढ़ते हैं। पहला है कि अज्ञेय की त्रिशंकु, आत्मपद, अध्यात्म और संवत्सर आदि पुस्तकों में उनका आलोचना परक चिंतन और वैचारिक साहित्य संकलित है। तो आपने पढ़ा होगा, ये उनके निबंध और आलोचनात्मक दोनों ही हैं, इन्हें दोनों में ही रखते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आलोचनात्मक रचनाएं ही हैं, लेकिन निबंध में भी रखा जाता है। तो ये तो मुझे सही लग रहा है और ये सही है भी। और दूसरा है मुक्तिबोध की कृति एक साहित्यिक की डायरी। मुक्तिबोध की जो कृति है एक साहित्यिक की डायरी का धारावाहिक प्रकाशन हंस पत्रिका में हुआ। तो इनका जो प्रकाशन हुआ था, धारावाहिक प्रकाशन, वो हंस में नहीं वसुधा में हुआ था। वसुधा में हुआ था, जो कि जबलपुर से निकलता था, जो कि जबलपुर से निकलता था। ठीक है। और वसुधा के और इसे प्रकाशित कौन करवाते थे, क्योंकि मुक्तिबोध तो जीवित थे नहीं। मुक्तिबोध की मृत्यु के बाद एक साहित्य की डायरी का प्रकाशन हुआ, तो इसे वसुधा में प्रकाशित करवाने वाले थे श्रीकांत वर्मा। याद रखिएगा ये चीज़ को। जो एक साहित्य की डायरी को जिन्होंने प्रकाशित कराया वो थे श्रीकांत वर्मा। मेरी हैंडराइटिंग इतनी बुरी नहीं है, लेकिन तो इसलिए ये कथन जो दूसरा नंबर कथन है वो गलत हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर कथन किसमें सही बताया गया, तभी तो हम लोग उसको करेंगे ना। तो पहला तो सत्य है, लेकिन यहाँ पे इसमें बोल दिया है दूसरा भी सत्य है। इसमें बोला गया है दूसरा सत्य है, तो दूसरा तो सत्य नहीं है। इसमें बोला गया दोनों असत्य है, तो दोनों असत्य भी नहीं। इसमें बोला गया दोनों सत्य है, तो दोनों सत्य भी नहीं है। केवल एक सत्य और दूसरा असत्य है। तो इस तरीके से एलिमिनेट करेंगे हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 55। शेखर एक जीवनी। यहाँ पे अब प्रश्न आ गया है शेखर एक जीवनी से। शेखर एक जीवनी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है अज्ञेय जी की, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है, जो कि 1940 में प्रकाशित हुई है अज्ञेय जी द्वारा। और शेखर एक जीवनी अज्ञेय जी ने जेल में बैठे बैठे लिखा है। उन्होंने 10 वर्ष लगाए शेखर एक जीवनी को लिखने में। तो इसमें प्रश्न क्या पूछा गया है ये देखिए। शेखर एक जीवनी से प्रश्न कैसे पूछा गया है। शेखर एक जीवनी में किस पश्चिमी विचारकों के नाम के उल्लेख हैं। अब जो पूरा उपन्यास नहीं पढ़ेगा उसे तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन से विचारक, पश्चिमी विचारक हैं जो कि शेखर एक जीवनी में उनके नाम आए हुए हैं। तो आप लोग फिर उसके कथा से अंदाज़ा लगा सकते। शेखर एक जीवनी कैसा उपन्यास है। शेखर एक जीवनी मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? मनोवैज्ञानिक। शेखर एक जीवनी मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। तो मनोवैज्ञानिक उपन्यास होने का क्या मतलब होता है? उसमें मानसिक स्तर से बातें कही गई हैं। तो शेखर को अगर आप देखेंगे तो इस शेखर एक जीवनी को अगर आप देखेंगे तो इसे 4 भागों में बांट के समझाया गया है। तो 4 भागों के मैं आपको नाम भी बता देती हूँ। पहला है उषा ईश्वर, दूसरा है बीज अंकुर, तीसरा प्रकृति पुरुष, चौथा है पुरुष और परिस्थिति। तो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ।
अपने मित्र के सामने उनको कहते हैं कि आप देखिएगा, इसे आप एक गाल में थप्पड़ मारिएगा ना तो आपको ये दूसरा गाल आगे कर देगा, गांधी जी का बहुत बड़ा समर्थक है। तो जब वो ऐसा होता है, उनके मित्र उसे मारते हैं गाल में, तो दूसरा गाल आगे ना करके उन्हें जड़ देता है एक थप्पड़ खींच के। तब से वो विरोधी प्रवृत्ति का बन जाता है। और विरोधी प्रवृत्ति का बनने से क्या होता है, वो कार्ल मार्क्स का प्रतीक कहलाने लगा। क्योंकि कार्ल मार्क्स में क्या है, अपने हक के लिए लड़ो। तो वही है, कार्ल मार्क्स के वो में आने लग गया नीत्शे। और फिर नीत्शे अस्तित्ववाद का, नीत्शे जो है वो अस्तित्ववाद के हैं। तो ये पूरा उपन्यास ही मनोविश्लेषणवादी है, तो नीत्शे का प्रभाव तो होना ही है। और फिर आप ये दोनों ऑप्शन ढूंढिए। अगर आप थोड़ा बहुत भी लग रहा है कि तीसरा ये तीनों में से कौन होगा, तो दो ऑप्शन देखिए किस में है। तो ए सी इसमें है और ए सी इसमें है। अब आप बी और डी में कंफ्यूज होंगे। तो बी तो होगा नहीं, क्योंकि ये नाम मैंने जब अंदाज़ा लगाया था तो मैंने ये नाम पाश्चात्य काव्य शास्त्रों में पढ़ा ही नहीं। भले होगा, लेकिन मैंने ऐसा पढ़ा नहीं। लेकिन त्रास्टकी की मैंने पढ़ी थी, तो मैंने डी ऑप्शन को टिक किया था और यही उत्तर सही होगा। तो इस तरीके से एलिमिनेट किया जाता है। तो चलिए अब हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। भले मैं बहुत ज़्यादा लिख नहीं पा रही, लेकिन मैं मुंह से बहुत ज़्यादा बोल दे रही हूँ। अगर आप लोगों को फिर से जानना होगा तो बैक फॉरवर्ड करके चीज़ों को समझ सकते हैं। अब देखिए 56 नंबर प्रश्न जो है, इसमें कुबेरनाथ राय के निबंधों की विशेषताओं से संबंधित उपयुक्त कथन है। इसमें इन्होंने कुबेरनाथ राय के निबंधों से पूछ दिया। अब आप लोगों ने अगर मान लीजिए केवल यूजीसी में जो सिलेबस लगे हुए हैं हिंदी के, उसे अगर सिर्फ पढ़ के जाएंगे और लेखकों के विषय में नहीं पढ़ के जाएंगे, तो फिर तो वहाँ पे दिक्कत होना है। और ये सबको दिक्कत होता है, क्योंकि इस बार जो दिसंबर वाले प्रश्न थे थोड़े अलग थे, पिछले बार से थोड़े नहीं काफ़ी अलग थे और थोड़े टफ भी थे। तो जिसके वजह से मतलब एक ही रचना को समझने में बहुत टाइम लग गया। वो इस तरीके से उठा के पूछा गया है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। कंफ्यूज करना, टाइम टेकिंग करना, इतने लंबे लंबे प्रश्न हैं। अब आपका टाइम टेकिंग नहीं होगा तो फिर क्या होगा, आप सोचिए, खुद ही सोचिए। तो इतना पढ़ने में, फिर ऑप्शन मिलाने में, ऊपर से कंप्यूटर का स्क्रीन भी बहुत ज़्यादा इस बार छोटा करके दिया हुआ था, तो बहुत दिक्कत हो रहा था दिसंबर वाले एग्ज़ाम में। लेकिन फिर भी चलिए हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न। इस चीज़ के लिए अब तो ऑफलाइन हो गया, अब तो टेंशन नहीं है। बस है कि ऑफलाइन में टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा OMR भरने के लिए। लेकिन फिर भी चलिए प्रश्नों को देखते हैं। कुबेरनाथ राय के निबंधों की विशेषताओं से संबंधित उपयुक्त कथन है। कुबेरनाथ राय के निबंधों का मूल स्रोत लोक जीवन, लोक संस्कृति, लोक संस्कृति और लोक शब्दावली है। कुबेरनाथ राय ललित निबंधकार को रम्य निबंध की तुलना में व्यक्ति व्यंजक निबंध अधिक मानते हैं। कुबेरनाथ राय के निबंध में मिथकों के प्रति गहरा आकर्षण है। कुबेरनाथ राय निबंध को एक बौद्धिक कर्म, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी मानते हैं। बौद्धिक कर्म। कुबेरनाथ राय ललित निबंधकार को एक पराश्रित विधा मानते हैं। तो देखिए, अब आप लोग सोचिएगा कि उसका इसमें से तो कुछ समझ ही नहीं आया, अब कैसे उत्तर को हम लोग सेलेक्ट करें। तो पहला चीज़ तो देखिए, कुबेरनाथ राय के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो कुबेरनाथ राय के विषय में जो पहला ऑप्शन जो है वो एकदम सही है। क्योंकि कुबेरनाथ राय जो निबंध लिखते हैं उसमें लोक जीवन, लोक संस्कृति और लोक शब्दावली का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। अगर हम लोग NTA के सिलेबस में देखें कुबेरनाथ राय के निबंधों के विषय में, तो कुबेरनाथ राय ने उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध लिखा, जो कि विषाद योग में संकलित है, जो उसका ईस्वी है 1974। तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं कि उस निबंध में भी कुबेरनाथ राय ने लोक शब्दावली, लोक संस्कृति को दिखाने का बहुत अधिक प्रयास किया गया है उसमें भी। तो पहला ऑप्शन तो हमारा सही होगा। तो पहला देखिए किस में है, इसमें है और इसमें है। पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन में पहला सही है।
अब इन दोनों को तो हटा ही दीजिए, इन दोनों पे आप ध्यान ही मत दीजिए, क्योंकि आपको एक ऑप्शन मिल गया जो कि इन दोनों में है ही नहीं, इन दोनों पे दिमाग ही नहीं ले जाना है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें मैच क्या कर रहा है। अब इसमें कोई भी मैच नहीं कर रहा है। अब इसमें देखते हैं जो कुबेरनाथ राय है, ललित निबंध को रम्य निबंध की तुलना में व्यक्ति व्यंजक निबंध अधिक मानते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा वो नहीं मानते हैं। और तीसरा ऑप्शन सही है, कुबेरनाथ राय के निबंधों में मिथकों के प्रति गहरा आकर्षण है, तो बिल्कुल है। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास में जब उन्होंने उम्र के बारे में बताया है तो उसमें उन्होंने मिथकों का भी बहुत प्रयोग किया है, बीच बीच में मिथकों के विषय में भी बताया है। तो वहाँ से हमें पता चलता है कि ऑप्शन नंबर सी तो सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है, तो सी भी सिर्फ इसी में है। तो इसको देख के फिर हम लोग आखिरी ऑप्शन दोनों में डी है ही नहीं, सिर्फ एक ही में डी है, तो हम लोग इसको ही सही मानेंगे, क्योंकि हम लोग को एग्ज़ाम में जल्दी से एलिमिनेट करने सीखना है, उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि वहाँ पे आपको ऐसे ऐसे चीज़ें दे देंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा और बहुत ज़्यादा फंस जाएंगे। ई ऑप्शन भी है, ललित निबंध को वो पाराश्रित विधा मानते हैं, तो नहीं मानते हैं, पाराश्रित विधा नहीं मानते हैं, ऐसा है उनका कथन। और यहाँ पे है पाराश्रित विधा मानते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। और अगर कुबेरनाथ राय के बारे में बताएं तो कुबेरनाथ राय बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है निबंधों में। उन्होंने प्रिय नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया है। और ये एक ललित निबंधकार है। और ललित निबंधकारों में केवल कुबेरनाथ राय नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामवृक्ष वेणीपुरी, विद्यानिवास मिश्र, शिव प्रसाद सिंह और कुबेरनाथ राय आते हैं, मुख्य रूप से यही हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं अब हम लोग। यहाँ पे पूछा है उत्तर आधुनिकता से प्रश्न। अब उत्तर आधुनिकता आ गया हमारा पाश्चात्य काव्य शास्त्र में। तो अब यहाँ पे कथन पढ़िए उत्तर आधुनिकता के विषय में, फिर वही है कि चुनिए कि इसमें से कौन सही है कौन सा गलत है। तो चलिए हम लोग पहले उत्तर आधुनिकता के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। उत्तर आधुनिकतावाद जो होता है ये व्यक्ति केंद्रित समीक्षा दृष्टि है, जो कि संपूर्ण नहीं मानी जाती है, लेकिन ये व्यक्ति केंद्रित समीक्षा दृष्टि है। तो ये भी समीक्षा ही, लेकिन व्यक्ति केंद्रित है, समाज केंद्रित नहीं है। और इसका विकास दर्शन, साहित्य व समीक्षा के क्षेत्र में भी हो चुका है अब तक। और इसके जो प्रवर्तक है लियोतार ही है, तो ये तो लियोतार हैं। और इनके साथ साथ अन्य जो विचारक इसमें आते हैं वो फूको, देरिदा, रोलावर्थ आदि आते हैं। तो पहला तो ऑप्शन हमको लग रहा है कि सही होना चाहिए। लियोतार की पुस्तक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन से उत्तर आधुनिकतावादी चिंतन का आरंभ माना जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उनकी जो पुस्तक है उसी से द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन से ही उत्तर आधुनिकता का आरंभ माना जाता है। क्योंकि पोस्ट मॉडर्न उत्तर आधुनिकता, ये इंग्लिश में लिखा हुआ शब्द है, वो हिंदी में है, पोस्ट मॉडर्न उत्तर आधुनिकता, बस। तो इसी से ही आरंभ माना जाता है। लियोतार ही इनके प्रवर्तक है, तो इनकी पुस्तक से ही ना माना जाएगा। पहला ऑप्शन तो हमारा सही हो गया। तो पहला ऑप्शन हमारा किस किस में है, तो पहले ये देखिए, पहले छाटिए। पहला ऑप्शन हमारा 1 में है, 2 में है, तो ये दोनों हमारा कोई काम का नहीं है, ये दोनों से हमें कोई मतलब नहीं है। अब हम ये दोनों पे ध्यान देंगे। अब इसमें कोई मिल रहा है तो कोई नहीं मिल रहा। तो चलिए आगे देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 19वीं शताब्दी को उत्तर आधुनिकता का समय माना जाता है, तो नहीं, ये 19वीं शताब्दी से उत्तर आधुनिकता का समय नहीं है, 20वीं शताब्दी के बाद उत्तर आधुनिकता का समय शुरू हुआ है। तो दूसरा ऑप्शन तो गलत है, तो 20 में है, तो ये तो गलत हो ही जाएगा, इसीलिए कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी देख लेते हैं सारा ऑप्शन। फ्रेडरिक जेम्सन ने उत्तर आधुनिकता को पूंजीवाद के विकास का खास अवस्था कहा है, तो बिल्कुल कहा है। जब आप पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा, और अब पूंजीवाद के विषय में भी पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे ये सेंटेंस जो का तो दिख जाएगा। उसके बाद है कि टी.एस. इलियट की कृति द वेस्टलैंड उत्तर आधुनिकता का साहित्यिक उदाहरण है, तो नहीं है, क्योंकि टी.एस. इलियट जो है वो उत्तर आधुनिकता की, ये जो वेस्टलैंड है वो उत्तर आधुनिकता की पुस्तक नहीं है। तो अब आखिरी हमारा ऑप्शन यही बचा हुआ है। तो उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों ने लेखक की मृत्यु और विचारधारा के अंत की घोषणा की, तो बिल्कुल की।
उन्होंने ही कहा कि जो नीत्शे हैं नहीं, नीत्शे नहीं, किस लेखक का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा था कि लेखक की मृत्यु हो चुकी है। तो वहीं से शुरू हो रहा है, मुझे वो लेखक का नाम याद नहीं आ रहा, अगर मुझे याद आएगा तो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी। तो ये ऑप्शन तो गलत, ये ऑप्शन तो हमारा सही हो जाएगा, तो हमारा चौथा नंबर सही हो। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।